बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं और एंडोक्राइन क्या है हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं कि सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया है, एक एंडोक्राइन में, एक एक्सोक्राइन में। ठीक, एंडोक्राइन हम किसे कहेंगे? एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस जो ग्लैंड होंगे, ठीक है, और एक्सोक्राइन जो डक्टफुल ग्लैंड जिसमें डक्ट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब एंडोक्राइन से रिलेटेड जो फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे उसको हम एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी कहेंगे। द स्टडी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, वो ड्रग्स जो एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करेंगे उसको हम एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी कहेंगे। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स। इसमें कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स है और ग्लैंड हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दैट रेगुलेट न्यूमरस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और हमारे साथ हार्मोन क्या काम करते हैं? वो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और बॉडी, हमारे बॉडी के जिसमें हमारे पास ग्रोथ आ गया, जो बॉडी हमारी ग्रोथ करती है उसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन GF ग्रोथ हार्मोन, मेटाबॉलिज्म हो गई, उसमें हमारे सेक्सुअल फंक्शन हो गए, ये सारे एंडोक्राइन से रिलेटेड है। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब जो हार्मोन्स हैं इनको डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स में। कुछ हार्मोन हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, रेंज फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड टू 100 अमाइनो एसिड इन साइज, जिसमें हमारे पास 3 से 100 तक अमाइनो एसिड आ सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड स्टीरॉइड्स के फॉर्म में है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, और जो मेन कंसर्न है आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। एमाइन हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास थायराइड हार्मोन आ जाते हैं और कैटेकोलेमिन्स आ जाते हैं। ठीक है, इकोसिनाइड्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैटी एसिड डेरिवेटिव है और जिसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन आ जाते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड किया। अच्छा, इकोसिनाइड्स को मैंने कम्प्लीटली और ब्रीफली डिफाइन किया है और इस पे मैंने प्रसाद बुक से लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है, तो आप बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इकोसिनाइड से उस लेक्चर को देख लें। ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट तक होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख लें। ठीक है, अभी आ जाते हैं स्टीरॉइड्स की तरफ, जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा। स्टीरॉइड्स हमारे पास क्या है? स्टीरॉइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, हैविंग ए कोर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 17 कार्बन। इसका जो कोर स्ट्रक्चर है वो 17 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसमें हमारे साथ क्या है? 17 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, बाउंडेड इन 4 फ्यूज रिंग। इसमें हमारे साथ ये जो फ्यूज रिंग है, ये जो कार्बन है, ये फ्यूज रिंग में एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, जो 17 कार्बन है वो कितने रिंग्स में? 4 फ्यूज रिंग में एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। जो हार्मोन है वो किस तरह का सॉल्युबल है? तो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो या वाटर सॉल्युबल होगा या लिपिड सॉल्युबल होगा। तो वाटर सॉल्युबल, उसमें हमारे साथ एमाइन ग्रुप आ जाते हैं, इसमें एपिनेफ्रिन आ जाते हैं, एंड पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन आर सिक्रीटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। जो बॉडी का जो सेल का एक निज़ाम है एक्सोसाइटोसिस का, वो उस पर रिलीज होता है, ट्रेवल फ्रीली इन द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट करता है, एंड बाइंड टू द सेल सरफेस ऑफ द रिसेप्टर, और ये हमारे साथ चला जाता है और सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक, लिपिड सॉल्युबल किस तरह काम करते हैं? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जैसे हमारे पास थायराइड हार्मोन है, स्टीरॉइड्स हार्मोन है, डिफ्यूज, इसकी डिफ्यूजन होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होती है? डिफ्यूजन होती है हमारे। ट्रेवल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मीन डिफ्यूजन के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। बाउंड टू द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ये बाउंड होता है किस चीज़ के साथ? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, एंड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ ए टारगेट सेल, और जो टारगेट सेल है वहाँ तक पहुँचने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस अप्लाई करता है। ठीक है,
अच्छा, अभी एक डायग्राम है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह। अच्छा, हमने दो बातें की। एक हमने बात की वाटर सॉल्युबल की कि ये हमारे पास आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ये चलता रहता है और ये हमारे साथ पहुंच जाता है टारगेटेड एरिया पे। वाटर सॉल्युबल है, जैसे हमारे पास एपिनेफ्रिन आ गया। लेकिन जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है उसका क्या होगा, पहले उसकी डिफ्यूजन होगी। मीन्स यहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी तो वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आ जाएंगे, उसकी डिफ्यूजन हो जाएगी। डिफ्यूजन के बाद ये क्या हो जाएंगे, हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद ये हमारे पास टारगेटेड एरिया पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर रिसेप्टर इन्वॉल्व था, यहाँ पर रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। ओके, अब लोकेशन, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, या तो वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। कहाँ पर, सेल सरफेस पे, जो पेप्टाइड्स आते हैं या प्रोटीन आते हैं। नंबर सेकेंड, साइटोप्लाज्म में अगर है, अगर हम स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं तो जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। और अगर न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो जो हार्मोन है, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन है, तो वो कहाँ पर, उसकी रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, या सेल सरफेस पे होगी, या साइटोप्लाज्म पे होगी, या न्यूक्लियस पे होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है, जो हमारा किडनी है ना, आर लोकेटेड द किडनी एंड कंपोज ऑफ टू रीजन, दो रीजन पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, कंपोज है, द कॉर्टेक्स एंड द मेडोला। उसमें हमारे पास कॉर्टेक्स आ जाते हैं और मेडोला आ जाते हैं। द एड्रीनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 एटोनॉमिक रीजन। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी 3 रीजन्स हैं, ठीक है, 3 रीजन्स हैं, ठीक। इसमें आउटर जो रीजन है उसमें जोना ग्लोमेरुलस आ जाता है, ठीक है, विच सिक्रीट द एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। द इंटरमीडिएट जो जोन है, जोन ऑफ फेस्कुलेटा, वो हमारे पास कॉर्टिसोल को सिक्रीट करता है। ये आप अपने साथ याद रखें, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि जोन ऑफ फेस्कुलेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है। द इनर जोन, जोना रेक्टिकुलरस, विच सिक्रीट एड्रीनल एंड्रोजेंस। ये क्या सिक्रीट करते हैं, एड्रीनल एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। द एड्रीनल मेडोला जो है लाइंग इन द सेंटर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। ये जो एड्रीनल मेडोला है वो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इस फंक्शन रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसका जो फंक्शन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एंड सिक्रीट कैटेकोलामाइंस, ये हमारे पास कैटेकोलामाइंस को सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एंड द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। ये बात आप अपने साथ याद रख लें। एक स्लाइड आने वाला है जिसमें हम एक डिजीज़ को स्टडी करेंगे जब बॉडी स्ट्रेस को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आप अपने साथ यहाँ तक याद रखें। अच्छा, अब हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स की। हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स वो हमारे पास क्या है। द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट 2 स्टेरॉयडल हार्मोन। हमने स्टेरॉयड की बात की कि वो 17 कार्बन कंपाउंड है, 4 रिंग्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना वो 2 स्टेरॉयडल हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। एक हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकाइड है जिसका नाम कोर्टिसोल है, एंड सेकेंड दैट इज मिनरलोकॉर्टिकाइड, वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। जो कोर्टिसोल है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कोर्टिसोल क्या करता है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में उसमें मेन किरदार अदा कर रहा है, और उसके साथ उसका थोड़ा और फंक्शन है, वो है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन। क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है इसका। और तीसरा फंक्शन कोर्टिसोल का ये है कि ये हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। ये जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है, जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं डिक्सामेथासोन या कुछ और, या वो क्या करते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। सॉरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी है इसकी। एल्डोस्टेरोन वो हमारे पास क्या करता है, एल्डोस्टेरोन
इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड लेवल। क्या कर रहे हैं? जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, वो हमें कितना दरकार है? 135 टू 145 MEQ पर लीटर, डेकालीटर पर, mg पर डेकालीटर। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम है 3.5 टू 4.5 MEQ पर लीटर। तो वो कौन सा हार्मोन है जो इसको बहाल कर रहा है? वो है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसी तरह हमारे बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करते हैं। अभी आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ। कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हमारे पास कॉर्टिसोन है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली डोज हम कितना देते हैं? 25 मिलीग्राम। हाइड्रोकॉर्टिसोन 20 मिलीग्राम। जो प्रेडिनिसोलोन है वो 5 मिलीग्राम। प्रेडिनिसोलोन है वो भी 5 मिलीग्राम। ट्राइमिक्लोन है वो 4 मिलीग्राम। इस तरह हमारे पास डेक्सामेथासोन है वो 0.7 मिलीग्राम और बीटामेथासोन 0.5 टू 0.75। ठीक है, वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। डोजिंग आप अपने साथ थोड़ा याद रखें। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि जो डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन है, या हम कॉर्टिसोल की कॉर्टिसोन की बात कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन इसकी किस तरह है? ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के बुनियाद पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस तरह? कुछ हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये है, इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 0.5 से 2 आवर तक रहेगा, और बायोलॉजिकल जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 8 से 12 घंटे तक रहेगा। मीन इसका जो असर रहेगा वो कितना रहेगा? ठीक है, कॉर्टिसोल है, उसमें हमारे पास कॉर्टिसोल आ गया, कोर्टिसोन आ गया, फ्लोरोकॉर्टिसोन आ गया। ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है। आपसे अगर पूछा जा सकता है जो कॉर्टिसोल है वो आपसे पूछा जाए ये शॉर्ट एक्टिंग है या इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग। इंटरमीडिएट, उसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो हमारे पास 2 to 5 आवर्स है। जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो हमारे पास 18 से 36 घंटे तक है। प्रेडिनिसोलोन है और प्रेडिनिसोलोन है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ठीक, लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं उनका जो हाफ लाइफ है वो 3 से 6 घंटे तक है, और जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो 36 से 54 घंटे तक है। इसमें हमारे पास डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ट्राइमिक्लोन। ठीक, मीन ये ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं। ओके, किस तरह काम करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है? आ जाते हैं यहाँ पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये काम किस तरह करते हैं जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में इसको? अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द टारगेट सेल बाइंड टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। इसकी डिफ्यूजन हो जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सेल मेम्ब्रेन से टू द टारगेट सेल। ठीक है, और जब ये टारगेट सेल पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है। रिलीज द हीट शॉक प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स इनटू द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास हीट शॉक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट द हार्मोन रिसेप्टर, और जो हार्मोन रिसेप्टर है उसको कहाँ पर पहुँचा देता है? न्यूक्लियस में पहुँचा देता है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स टू द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन हो जाता है अलॉन्ग विद द डीएनए के साथ। फिर क्या होता है? डिक्रीज एंड इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ एमआरएनए विद इन द टारगेट सेल। फिर हमारे साथ एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है वो हमारे उसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा या कम होती है विद इन द टारगेट सेल में ही। डिक्रीज आर इंक्रीज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, कोडिंग एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है एमआरएनए की। ठीक है, उस मीन्स कोडिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने मैसेज किस तरह कन्वे करना है। चेंजिंग इन द रेट ऑफ सिंथेसिस स्पेसिफिक प्रोटीन कैरी आउट द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द हार्मोन, और उसके बाद फिर हमारा बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक, देखिए, ऑल स्टीरॉयडल हार्मोन एंटर टू द सेल, जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन है वो सेल में एंटर होते हैं एंड बाइंड टू द रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। और वो रिसेप्टर मैंने आपको बताया, रिसेप्टर 3 जगहों पे प्रेजेंट होगा, या सेल रिसेप्टर पे प्रेजेंट होगा, या साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस।
वो इसको ट्रांसलोकेट कर देता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चला जाता है, एंड अल्टर द जीन एक्सप्रेशन, और जो जीन एक्सप्रेशन है उसको अल्टर कर देता है। ठीक है, अच्छा अभी ग्लूकोकोर्टिकाइड्स आप ले रहे तो मेटाबॉलिक इफेक्ट इसका क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर और अच्छा इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा लिवर और किडनी में, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा एंड स्टोर इन द लिवर, और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होना ज़्यादा हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, इंक्रीज लिपोलिसिस, ये लिपिड ज़्यादा कर देगा। ठीक है, विच लीड टू एन इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, और ये हमारे प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज करेगा, और फ्री फैटी एसिड की। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे ये क्या काम करेगा, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, लिवर में ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज सिंथेसिस एंड इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डिक्रीज सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा और ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब जो बनना है वो कम और जो तोड़ना है प्रोटीन का वो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अच्छा अभी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन, हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसका किस तरह है, ये क्या काम करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है, इनहिबिशन ऑफ फास्फोलाइपेज A2 प्रोडक्शन, ये इसको इनहिबिट कर देता है थ्रू इंडक्शन ऑफ लिपोकॉटिन, द सिंथेसिस ऑफ लिपोकॉटिन, लिपोकॉटिन की सिंथेसिस को ये क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है, एन एंजाइम दैट एक्ट्स एज इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोलाइपेज, जितना लिपोकॉटिन ज़्यादा सिक्रीट होगा इतना हमारे पास फॉस्फोलाइपेज बंद होगा। ठीक है, डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास डिक्रीज होगी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन विच द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ए DNA कॉपीड इनटू RNA, जीन एक्सप्रेशन डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है, ये वो फर्स्ट स्टेप है जब जीन एक्सप्रेशन हमारे पास हो रही होती है और इसमें हमारे पास पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA कॉपी हो जाते हैं RNA में, स्पेशली जो हमारा mRNA है, एंजाइम एक एंजाइम है वो हमारे पास RNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो जीन कोडिंग में हमारे साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, किसके लिए, COX2 के लिए। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्राल्यूकाइंस की प्रोडक्शन हमारे पास कम हो जाती है। इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द बेसोफिल एंड मास्ट सेल, जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल है उससे जो हिस्टामिन निकल रहा है उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था इसको ये कंप्रेस कर रहा है। अच्छा अभी आ जाते हैं मेजर क्लिनिकल यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये आपकी काम की चीज़ है कि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक एडिनोकॉर्टिक इंसफिशिएंसी, जब हमारे पास एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी आ जाती है तो उसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास एडिसन डिजीज़ आ जाता है, एडिसन डिजीज़ क्या है, इट इज़ द डिसऑर्डर ऑकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन, जब बॉडी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करती है बाय एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, हार्मोन्स प्रोडक्शन नहीं करती, इनसफिशिएंसी उसके आ जाती है। एन एडिशन डिजीज, द एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस टू लिटिल कॉर्टिसोल, जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल कम प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंड ऑफ्टन इनसफिशिएंट लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन के लेवल को भी कम प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह हम आर्थराइटिस में उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें हमारे पूरा बॉडी जो है ना वो रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है, जो स्किन है उसको रेड हो जाती है और जो पैची अपीयरेंस है, रेड अपीयरेंस है वो फेस पे आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास
SLE में मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ये चला जाता है फिर, ठीक है। अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इम्यूनिटी को सप्रेस करना चाहते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट टू प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, किस लिए? फॉर एग्जांपल आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ऑर्गन आप डोनर दे रहे हैं रिसीवर को वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। इम्यूनिटी की वजह से रिस्पॉन्स। अस्थमा में ही इस वजह से यूज़ हो रहा है कि अस्थमा जो आ रहा होता है वो हमारा फॉर एग्जांपल एलर्जेंस की वजह से आ रहा होता है, उसमें इम्यूनिटी मेन किरदार अदा कर रही होती है और उसमें हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन काज हो जाती है। तो ये काम क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एलर्जेंस है वो आपके बॉडी को अस्थमा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स क्या करेंगे, ये इम्यूनो सप्रेशन काज करेंगे। इम्यूनो सप्रेशन काज करेंगे तो कोई भी एलर्जन आ रहे हो वो अस्थमा इंड्यूस नहीं करेंगे। इसका ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रग रिएक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, या इंसेक्ट वेनम एलर्जी, कोई हशरात है कीड़े मकोड़े उसको काटने की वजह से अगर आपको कुछ रिएक्शन वगैरह हो जाए तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एडिसन में क्या होता है, एडिसन डिजीज़ में कुछ इस तरह का एड्रिनल क्राइसिस जब हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बंद कर दे इसको, दोबारा ऑन कर दे, फिर बंद कर दे, प्रेस कर दे, हाँ थोड़ा छोड़ दे इसको, ये रिलैक्स हो जाए फिर कंटिन्यू कर देंगे। जी फिल्टर, ये मैंने उनको कहा है इसके फिल्टर में मसला है। अच्छा, ये एड्रिनल क्राइसिस जब हमारा कास होगा तो उसमें क्या होगी, प्रोफाउंड फैटीग, बहुत तका बंदा बहुत तका होगा, डिहाइड्रेशन होगी, वस्कुलर कोलैप्स होगा, बीपी उसकी डाउन होगी, रीनल शट डाउन होगा, जो सोडियम का सीरम है वो डाउन होगा, पोटाशियम इंक्रीज होगा, बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आए, बॉडी हेयर्स में चेंजेस आएगी, और जो ब्रोंज पिगमेंटेशन है वो फेस पे आना शुरू हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, पोस्टल हाइपरटेंशन होगा, वेट लॉस होगी, ठीक है, जीआई डिस्टर्बेंस होगी। तो ये सारे हमारे पास एड्रिनल क्राइसिस में आ रहे हैं। एड्रिनल क्राइसिस को और भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे आगे स्लाइड में। अच्छा, अभी हम साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। ऑन करते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं, ये मल्टीमीडिया ऑन हो जाए तो। नेक्स्ट क्लास उधर लेंगे, एक क्लास आपकी रह जाती है वो उधर लेंगे, जीआईटी ड्रग्स। अच्छा, जो साइड इफ़ेक्ट है इसके शॉर्ट टर्म यूज़ से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, वेट गेन होगा, मूड चेंजेस आएंगी, हाइपोमेनिया थोड़ा सा पागलपन, डिप्रेशन होगी उससे, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, रिटार्डिंग वुंड हीलिंग सही नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप मंथ्स और ईयर्स यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ काज हो सकती है, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट अमाइनो एसिड टू ग्लूकोज इन लिवर एंड किडनी सेल, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकती है जिसमें हमारे पास जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ब्रिटल और फ्रैगल हो जाते हैं और डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, बोन्स आसानी से टूट सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, जब जर्म्स को मौका मिलेगा आप पर, हाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो काज होगा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इसमें और हमारे पास आ जाते हैं, क्रशिंग सिंड्रोम है, ऑस्टियोपोरोसिस को हमने पढ़ लिया, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ है, स्किन हमारा
थिन हो जाएगा, उस पर ब्रूजिंग आ जाएगी, इम्यूनो सप्रेशन काज हो जाएगी, कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा जो आई के डिजीज़ है, एडेमा काज हो सकता है। ये जो है ना सप्रेशन ऑफ HPA एक्सिस, ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये आगे मैंने इसको स्लाइड में इंक्लूड किया है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। टेट्रोजोजेनिक इफेक्ट मीन फिट जी, क्रशिंग सिंड्रोम ये है जब हमारा जो कॉपर है वो बॉडी में कम हो जाए, तो वो उसमें नहीं, जो कॉपर है ना, जो मिनरल है वो बॉडी में कम हो जाए, तो उस वजह से क्रशिंग सिंड्रोम काज होता है। क्रशिंग सिंड्रोम इसी तरह का भी है कि एक फ्लैश बॉडी पे आ जाता है उसका, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बिंग काज हो सकती है, राइज इन ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी काज हो सकती है, इंक्रीज हेयर ग्रोथ, जिसे हम हेयर्स ऊटिज्म कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डायबिटिक मेलेटस और स्ट्रेन। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एड्रीनल क्राइसिस? एड्रीनल क्राइसिस हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखा दिया, इसमें एक बूढ़ी औरत थी। एड्रीनल क्राइसिस एक्चुअल एड्रीनल इनसफिशिएंसी, इसमें हमारे पास क्या होती है, एड्रीनल की इनसफिशिएंसी आ जाती है। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ठीक है, रिक्वायर इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, हमें क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी आ रहा है, सोडियम भी कम है, पोटाशियम भी बढ़ रहा है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आप पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटलाइज करना होगा। ये जो HPA की मैं बात कर रहा हूँ, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये क्या है? इसमें हमारे पास जो कार्टिसोल है प्रोडक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कार्टिसोल की जो प्रोडक्शन है, जो रेगुलेशन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे सॉरी, दिस इज अ स्मॉल ग्लैंड, ये एक छोटा सा ग्लैंड है, बिहाइंड द नोज और अंडर ब्रेन प्रेजेंट होता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज एड्रीनोकॉर्टिक हार्मोन। ये क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? STH एड्रीनोकॉर्टिक हार्मोन, जो वाटर रेगुलेशन में हमारे साथ हेल्प आउट करता है। इस तरह और एक्टिविटीज़ है। दिस इज ए हार्मोन दैट काज एड्रीनल ग्लैंड रिलीज कॉर्टिसोल। ये वो ग्लैंड है जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज कन्वे करता है कि आप कॉर्टिसोल रिलीज करें, ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें असल में ये हो जाता है कि बॉडी का जो स्ट्रेस आता है, तो बॉडी इम्पेयर्ड कंडीशन हो जाती है उसकी, और बॉडी स्ट्रेस को सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, ठीक है, ओके। अब causes of adrenal axis, the adrenal gland, the pituitary gland is injured and cannot release ACTH। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास इंजरी हो जाता है और वो एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन रिलीज नहीं करता। स्टॉप ट्रिपिंग टू सडनली विद ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन सच एज प्रेडिनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये एड्रीनल एक्सिस किस तरह काज होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड इंजरी हो जाता है, वो एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन रिलीज नहीं करता, तो ये तब काज होता है जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे प्रेडिनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, और या आप यकदम उसको छोड़ दें, ठीक है, तो ये मसला फिर हमें आ जाता है, ठीक है। ओके, एड्रीनल इनसफिशिएंसी जब हमारे पास काज होगी तब क्या होगा? एब्डोमिनल पेन और फ्लैंक पेन, या हमें एब्डोमिनल पेन काज होगा या फ्लैंक पेन काज होगा। कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन किस वजह से? क्योंकि एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन वो डिस्टर्ब हो गया। डिजीनेस एंड डिजीनेस और लाइटनेस या हेडेनेस, सर दर्द, हल्का चकराना, डिजीनेस, फैटीग, सीवियर वीकनेस, हेडेक, हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लो ब्लड प्रेशर, नाजिया एंड वोमिटिंग, रैपिड हार्ट रेट, रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, स्लो स्लगिश मूवमेंट, अनयूजुअल एंड एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन फेस एंड पाम्स, हाथों पर और चेहरे पर अनयूजुअल स्वेटिंग अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है।
स्लगिश मूवमेंट हम इसे कहते हैं, जो सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, ठीक है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। अच्छी एग्जांपल दी। अच्छा, अभी ट्रीटमेंट क्या है? एड्रिनल क्राइसिस, अ पर्सन नीड इमीडिएट इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन। उसको क्या चाहिए? एड्रिनल क्राइसिस है तो उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन चाहिए इंट्रावेनियसली, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट एड्रिनल क्राइसिस? एड्रिनल क्राइसिस को हम किस तरह रोक सकते हैं, ठीक है। अ सिंगल डोज ऑफ corticosteroid even if it is large, it's virtually without harmful effect, ठीक है। When glucocorticoid therapy is prolonged over periods of week or month with a dose of exceeding or equivalent subsequent therapy, the incidence of adverse effect is greatly increased. अगर आप खा रहे हैं महीनों से सालों से खा रहे हैं और उसका जो डोज है वो इंक्रीज हो गया है, जिस तरह हमने टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग को पढ़ा था, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसका एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ग्रेटली वो इंक्रीज होगा। व्हेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इज प्रोलॉन्ग, देखें हम आईसीयू में जब भी पेशेंट को स्टेरॉइड्स पे डालते हैं ना, तो उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की स्टेरॉइड की वजह से क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास ग्लूकोज। व्हेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इज प्रोलॉन्ग ओवर पीरियड्स ऑफ वीक्स और मंथ, देन HPA एक्सिस इज सप्रेस्ड। फिर हमारे पास क्या होता है? HPA एक्सिस सप्रेस हो जाता है। एब्रप्ट विड्रॉल, अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं और आप समदस्ती, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अचानक उसको छुड़ा लें, तब क्या होगा? एंड द ड्रग डोज मस्ट बी रिगार्डली रिड्यूस, तो फिर क्या होगा? डोज ट्रैपिंग काज होगी, फिर भी मसला होगा, ठीक है। तो एक नशे से मिसाल है इसकी, आप ना ज़्यादा दे सकते हैं और ना कम दे सकते हैं। और एक आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे किसी पेशेंट को डाल दिया तो फिर आप उसको इस तरह छुड़वा भी नहीं सकते कि बस ख़त्म हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है? मिथाइल प्रिडिनसोलोन टैबलेट है इसकी। अच्छा, 2 पोर्शन इसके रह गए हैं, वो आप खुद पढ़ लें, इनामदानी से पढ़ लें, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेजेस होंगे, अगर आप चाहते हैं तो उस पर मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। और ये सिर्फ एक पोर्शन हमने उसका पढ़ा है, एंडोक्राइनोलॉजी का सिर्फ एक पोर्शन, वो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का था, ठीक है। तो इतना ही था, होप आपने कुछ सीखा होगा। सो स्टे फोकस एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।